साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सदारती रेफरेंस आना चाहिए। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से इनहराफ किया। उन्होंने तय कर लिया कि वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर बोल की खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने फ़राइज़ से शदीद गफलत बरती। हालिया इंतखाबी अमल के दौरान इलेक्शन कमीशन अपना किरदार आइन और कानून के मुताबिक अदा करने में नाकाम हुआ। इस वक्त ये की ड्यूटी है ये कि वो उन चीजों को रोक कर और उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर नहीं लेते हैं तो मैं ये समझता हूं कि वो अपनी ड्यूटी से इनहराफ कर रहे हैं और इसके ऊपर मेरा अपना ये ख्याल है कि उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है 209 के तहत। अच्छा, थोड़ा सा बता दें वो क्या हो सकता है? रेफरेंस होगा वो क्या हो सकता है? 209 के तहत रेफरेंस फाइल किया जा सकता है कि वो उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं किया है और वो ड्यूटी जो दी हुई है 218 के अंदर अगर वो पूरा नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल करना चाहिए। और ये जो इन्होंने आज खासतौर पर स्टेटमेंट दिया है ये बहुत वाज़ेह है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करने का तय कर लिया है कि उन्होंने नहीं करना है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही हटाया जा सकता है। हुकूमत इन्हें हटा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासतदानों के बयान पर रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए था। सीनियर सियासी रहनुमा एतजाज अहसन की बोल न्यूज़ की ट्रांसमिशन में बातचीत कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को तंदो-तेज़ खत लिख दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इलेक्शन कमीशन के मुतालिक ज़्यादा सख्त बातें कहीं। उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही हटाया जा सकता है। हुकूमत इन्हें हटा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासतदानों के बयान पर रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए था। सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन ने बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बातचीत करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को तंदो-तेज़ खत लिख दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इलेक्शन कमीशन के मुतालिक ज़्यादा सख्त बातें थीं। उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही हटाया जा सकता है। हुकूमत उन्हें हटा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासतदानों के बयान पर रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए था। सीनियर सियासी रहनुमा एतजाज अहसन की बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बातचीत। मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को तेज़ खत लिख दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की इलेक्शन कमीशन के मुतालिक ज़्यादा सख्त बातें कहीं। उनके खिलाफ कुछ क्यों नहीं किया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइन के आर्टिकल 209 के तहत ही हटाया जा सकता है। हुकूमत उन्हें हटा सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सियासतदानों के बयान पर रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए था। सीनियर सियासी रहनुमा एतजाज अहसन बोल न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बातचीत कर रहे थे। उनका मजीद कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को तंदो-तेज़ खत लिख दिया। हुकूमत रेफरेंस तो उसके खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत ही उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। इसलिए रेफरेंस गवर्नमेंट की तरफ से होगी, अगर कोई होगी करने को कर सकती है, पर क्या उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातें हैं। ये इसमें शक नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वजीर आजम को तो बड़ा तुंदो-तेज खत लिख दिया है कि आपने यूँ कहा है, पर जो बातें वो आप चलाते रहते हैं। मरियम बीबी ने की नहीं है, मरियम नवाज की बीबी ने, तो वो इतनी इनसे बहुत ज्यादा सख्त थी, उधर उनकी नजर नहीं गई। तो उनको चाहिए ही नहीं था कि सियासतदानों के बयान में पे वो इस किस्म का रद्द-ए-अमल देते। वो जरूरत ही नहीं थी और चाहिए ही नहीं था। एक सिविल सर्वेंट का, एक तनख्वाहदार परमानेंट इंडेंचर्ड सिविल सर्वेंट का क्या काम है कि वो इन बहसों में पड़े। और नाज़रीन, साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के बयान पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपके वक्त का। बताइएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है या नहीं? जी, रेफरेंस तो दायर हो सकता है, यकीनन कानून में इसकी प्रोविजन है। रेफरेंस दायर हो सकता है, लेकिन अब ये अलग बात है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो एक अलग चीज। जैसा ये भी पूछना चाहूंगा कि किस शिक के तहत आइन की चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया जा सकता है?
ये मुझे इस वक्त याद, मेरे ख्याल में आर्टिकल 209 है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, जिसके तहत ये है, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में 209 है। और सर एक और बात भी पूछना चाहूंगा, आपके ख्याल में क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर होना चाहिए? आपकी क्या इस पे राय है? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिएक्शन था और जिस तरीके से उन्होंने लेटर लिखा था, वो उनको जेब नहीं देता और नहीं करना चाहिए। उस किस्म का कोई रिएक्शन नहीं करना चाहिए था। अगर उनको कोई एक्शन लेना था तो फिर वो इलेक्शन एक्ट के तहत वो उन पर नोटिस भेज सकते थे कंटेम्प्ट की, और उसमें कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन एक जवाब देना, उनको कॉरेस्पॉन्डेंस करना, ब्लेम करना, ब्लेम गेम में दाखिल होना, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जेब नहीं देता और नहीं करना चाहिए था। ठीक, बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, आपने बोल न्यूज़ को वक्त दिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको इस हवाले से बताते चलें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की जानिब से ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करेंगे। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने फ़राइज़ से शदीद गफलत बरती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। 178 अरकान ने एतमाद का वोट दिया। चुनाव के वक्त से 2 वोट ज़्यादा हासिल किए। ऐवान वज़ीर आज़म इमरान खान के नारों से गूंज उठा। हुकूमती मेंबरान ने अपोजिशन बेंचेस पर नोट को इज्जत दो के प्लेकार्ड्स रख दिए। अपोजिशन ने इजलास का बॉयकॉट कर दिया। कहीं पैसे का जोर, कभी हॉर्स ट्रेडिंग का शोर। हालिया सेनेट इलेक्शन पर उठ गए कई सवालात। सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की नशिस्त पर जब हुकूमत और अपोजिशन ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया तो सबकी नजरें इस जोरदार मार्के पर जम गई। हुकूमत अपने उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख, जबकि अपोजिशन अपने उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए पूरा जोर लगाने लगी। और नजर ये भी आया कि इस जंग में हर अखलाकी और गैर अखलाकी हरबों को शायद जायज समझ लिया गया है। ऐसे में अली हैदर गिलानी की वीडियो सामने आई, जिस पर कई सवाल उठ खड़े हुए। सिंध के वज़ीर नासिर शाह की मुबैना ऑडियो क्लिप इस पूरे मामले का तसलसल साबित हुई। एक महीने से पता था कि पैसा जमा किया जा रहा है सेनेट इलेक्शन में, और मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था। अच्छा, कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया। अगर ये सेनेट इलेक्शन अच्छे हैं तो बुरे क्या होंगे? इलेक्शन कमीशन अगर पाकिस्तान की एजेंसियों से ब्रीफिंग ले तो पता चलेगा कि सेनेट इलेक्शन में कितना पैसा चला। लोगों को खरीदने के लिए बकरा मंडी लगी हुई थी। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी दुनिया के करप्ट तरीन अफराद हैं। इन्होंने मुल्क को 30 साल तक लूटा, कर्जा 4 गुना बढ़ाया। फजल रहमान 2 नंबर है, जबकि गिलानी वोट लेने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी असम्बली में पुरएतमाद खिताब। कहा FATF बिल के मामले पर अपोजिशन ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। बिल की मंजूरी को नैब के खात्मे से मशरूत किया। हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। शहजादे और शहजादी को मीनार पाकिस्तान पर मुस्तरद कर दिया गया। इनके वज़ीर आज़म और वज़रा बैरून मुल्क नौकरियाँ कर रहे थे। इन्हें से पता था कि पैसा जमा किया जा रहा है सेनेट इलेक्शन में, और मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी ये तो पता नहीं कोई हम आज़ाद इंस्टीट्यूशन है या मैं उनकी कोई आज़ादी के ऊपर ले रहा था। अच्छा, कहते जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया। कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। ये तो नहीं था कि वहाँ टाटा बिरला थे जो अरबोपति और यहाँ ये शरीफ और जरदारी अरबोपति बन जाए। दुनिया में साबित किया हुआ करप्ट आदमी आसिफ जरदारी, दुनिया में उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मिस्टर 10% दुश्मन लिखे हुए हैं, फिल्में बनी हुई हैं उसके ऊपर। लोग कहें जी एक जरदारी सब पे भारी, क्या कि वो रिश्वत देता था इसलिए सब पे भारी हो गया। और नवाज शरीफ एक डाकू, मुल्क को 30 साल से लूट के मुल्क से बाहर भागा हुआ है। वो यूसुफ रजा गिलानी जो यहाँ से सेनेटर बना है, वो पाकिस्तान का $60 बिलियन पड़ा हुआ है स्विट्जरलैंड में। वो जज कह रहा है कि वापस लेके आओ। वो कहते नहीं जी मैं नहीं खत लिखता। जो अपोजिशन के अंदर जो मेन आदमी था फजल रहमान, वो उसके साथ मिला हुआ था। इन दोनों ने आके NRO लेके दोनों हाथों से मुल्क लूटा। उसके बाद दोनों ने इस मुल्क के ऊपर 4 गुना ज्यादा कर्जा चढ़ाया। स्पीकर साहब, अब हमारी वजह से तो नहीं
मैटर पे हम ग्रे लिस्ट में आए। अगर हमारे ऊपर फैटिव की सैंक्शंस लग जाती हैं, ये तो आपको सोच नहीं सकते कि मुल्क में क्या हाल होना है। इतना बड़ा जी, ये 34 शिक्के चेंज कर दे नैब में। अब नैब का फैटिव से क्या ताल्लुक है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।